देखो पहले तो मैं जरा 10 मिनट लास्ट क्लास वाला टॉपिक रिमाइंड करा दूं, फिर उसी का जरा हमें एंड करना है, फिर उससे अगला समझाऊंगा मैं। सबसे पहले एक वर्ड लिखा था मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले तो ये वर्ड समझना है एंड में, ये एंड में ही समझेंगे हम। फिर मैंने कहा कि गुड आफ्टरनून। फिर मैंने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टॉपिक है, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका एक सीधा सा तरीका था, इसमें दो चीजें। देखो, इसके जितने भी टॉपिक हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, पहले तो ये माइंड में बिठा लो, वो सॉलिड इन लिक्विड है। अभी जो हम कई दिनों से पढ़ रहे थे वो लिक्विड इन लिक्विड था, तो इसके न्यूमेरिकल पढ़ते ही पता चल जाता है। वो कह देता है किसी लिक्विड में सॉलिड डाला गया। तो ये कुछ ऐसे था कि अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं जैसे वाटर, तो हर लिक्विड अपना एक इसे मैं 1 से दिखाऊंगा, चाई 1, मोल फ्रैक्शन 1 है। फिलहाल सारे पार्टिकल 1 के हैं। ये पानी है सपोज, ये आपका प्योर लिक्विड है, और जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है। ये सभी बातें एकदम से तो चढ़ेंगी नहीं दिमाग में, लेकिन इसके लिए पढ़ना है। और ये वेपर है। ये वेपर प्रेशर है P1 नॉट। इसकी वैल्यू लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे 800 एटीएम। ये वैल्यू हमारी मदद करेगी कुछ चीजों को समझने के लिए। मैंने कहा कि अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, यानी सॉलिड, तो वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर सरफेस पर आने लगते हैं। जैसे ये सरफेस पर आ गए, यहां लगा दो। सरफेस पर तो आते ही हैं, अंदर भी आ जाते हैं, मतलब सरफेस पर ज्यादा है, और ये साइज में भी बड़े होते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी है उसके लिए वेपर बनाना मुश्किल हो जाता है। ये एक सीधी सी बात सुन लो, क्योंकि अगर सरफेस इन पार्टिकल से घिर जाएगा ब्लैक वालों से, तो नीचे से ऊपर आना पार्टिकल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में यहां वेपर कम बनेंगे। तो अब जो प्रेशर है वो P1 है, और मान लो कि लिक्विड का फ्रैक्शन अब 1/4 रह गया है। अब बाकी जो 3/4 है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अब जो प्रेशर निकलेगा P1, वो निकलेगा ऐसे, पुराने फॉर्मूले से ही, P1 नॉट इंटू चाई 1। ये रॉल्स लॉ से। तो इसका प्रेशर जब सारे पार्टिकल लिक्विड 1 के होते हैं तो प्रेशर होता है 800 एटीएम, और लिक्विड 1 के पार्टिकल 1/4 हो गए हैं तो प्रेशर हो गया है 200 एटीएम। तो ये जो 200 एटीएम है, ये जो वैल्यूज है, ये ऐसे ही कंसीडर कर ली जाती है ताकि बात ज्यादा समझ में आए, स्टोरी वाइज समझ में आ जाए। अब अगर मैं डेल्टा पी देखूं, चेंज इन वेपर प्रेशर, जब मैं शब्द बोलता हूं चेंज, तो चेंज में दोनों चीजें आती हैं, डिक्रीज इंक्रीज। अब यहां जो चेंज है वो डिक्रीज है। डिक्रीज मतलब लोअर, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। जो डेल्टा पी है वो है लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये है P1 नॉट माइनस P1। पहले कितना था, प्योर फॉर्म में कितना था वेपर प्रेशर, मिक्सचर में कितना है वेपर प्रेशर, ये ज्यादा है इसलिए ये आगे है, और ये कम है इसलिए ये पीछे है। घट गया है वेपर प्रेशर,
तो पहले ये 800 था, फिर ये 200 हुआ, और अब ये टोटल 600 की लोबरिंग हुई है। घट के 600 नहीं हो गया है, 600 घटा है, दोनों शब्दों में अंतर है। घट के 200 हो गया है, घटा कितना है 600, ये है लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो डेल्टा पी है वो P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi1 है, ये P1 की वैल्यू। अब अगर मैं इसमें से P1 नॉट कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस chi1। तो जो डेल्टा P है वो P1 नॉट इंटू chi2 हो जाएगा। और अब अगर मैं डेल्टा P डिवाइड बाय P1 नॉट कर दूं तो इसका क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा P बाय P1 नॉट। वैसे तो ये हो गया भाई, देखिए वैसे नॉर्मली मैंने देखा है, सबकी वीडियोस देखी है मैंने, कौन क्या पढ़ाता है कैसे, नॉर्मली ये यहाँ पे खत्म हो जाता है कि ये डेल्टा P बाय P1 नॉट, ऐसे बोल दीजिए कि ये जो है यही रिलेटिव लोबरिंग है, ये पूरा। मगर इसका मतलब क्या है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब ये है कि सब मान लो हम निकाल के देखते हैं कि डेल्टा P और P1 नॉट से आता क्या है। डेल्टा P है 200 और P1 नॉट है 800। डेल्टा P, अबे नहीं, डेल्टा P 600 है, डेल्टा P है 600 और P1 नॉट है 800, और ये आता है 3/4। तो इस 3/4 का यहाँ क्या मीनिंग है, क्या ये हमेशा 3/4 होता है? फिर तो आप बेवकूफ है। अगर आपने ऐसा देख लिया है कि ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा, ये, तो फिर मैं तो आपको कोई चीज समझा ही नहीं पाऊंगा, ये सब लेट है। 3/4 का क्या मतलब है यहां? इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि वेपर प्रेशर सौ एटीएम घटा है, जो कि T1 नॉट का 3/4 है। यानी कि जो लोबरिंग हुई है वेपर प्रेशर में वो ओरिजिनल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन है। यानी जो लोबरिंग हुई है वो 600 है और ओरिजिनल प्रेशर था 800 का। देखो 800 से प्रेशर 600 नहीं हो गया है, 800 से हुआ है 200, घटा कितना है 600। तो जो लोबरिंग है वेपर प्रेशर, यानी कि जो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है वो ओरिजिनल प्रेशर का 3/4 है। तो ये होता है रिलेटिव लोबरिंग। रिलेटिव लोबरिंग यानी डेल्टा P बाय P1 नॉट, रिलेटिव लोबरिंग हमें ये बताता है कि जो लोबरिंग हुई है वेपर प्रेशर में वो ओरिजिनल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन है। अब बताओ ये ठीक है? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो 15 सेकंड रुका हुआ हूं मैं, बोल के पूछो। 15 सेकंड रुका हुआ हूं मैं, अगर कोई डाउट है तो बोल के पूछना। ठीक है जी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये तुम्हें थोड़ा इस टॉपिक के अंदर ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब इसे आगे बढ़ाएंगे पहले तो डेरिवेशन को। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना रिलेटिव लोबरिंग, इसे मैं ऐसे लिख भी देता हूं,
रिलेटिव लोबरिंग जो है वो डेल्टा पी बाय P1 नॉट को कहते हैं। ये जो रिलेटिव लोबरिंग है ना, हाँ, ये टॉपिक कब ठीक से वर्क करता है, मतलब इसकी इक्वेशन जो इक्वेशन है वो ठीक काम कब करती है। सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ये ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा मैं, अभी आगे आएगा ये। सोल्यूट, ये वर्ड कहीं लिखा नहीं दिखेगा लेकिन ये अभी भी जरूरी है। सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, सोल्यूट ज्यादा नहीं डालना है, इसका कारण बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझाऊंगा, वैसे ये डिटेल में समझ में आएगा कुछ दिनों में, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखो, हमें NaCl नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर मैं NaCl का 1 मोल डालूंगा तो वो टूट जाएगा, Na+ और Cl-, और ये 2 मोल हो जाएंगे पार्टिकल। ऐसा सोल्यूट यूज नहीं करना है जिसके पार्टिकल अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाएं। आगे आएगा ये, बस इतना देख लेना, को क्या यूज नहीं करना है, बस मैं इतना समझा रहा हूं। क्यों यूज नहीं करना है वो बात की बात। ऐसा सोल्यूट ऐड नहीं करना है जो पानी में जाकर टूटे, ये नहीं चलेगा। ऐसा यूज करना है जैसे ग्लूकोज, ये नहीं टूटेगा, 1 मोल डालोगे तो 1 मोल ही रहेगा, टूट के पार्टिकल बढ़ेंगे नहीं। सोल्यूट ज्यादा क्यों नहीं डालना है, अगर आप सोल्यूट के पार्टिकल्स की भीड़ कर देंगे अंदर, तो सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब आए तो ये सॉलिड पार्टिकल है, पास आने पर ये दोबारा जुड़ भी सकते हैं, भीड़ कर देने पर ये दोबारा जुड़ भी सकते हैं, और ऐसे में हो जाएगा एसोसिएशन। आपकी काउंटिंग जो है मॉलिक्यूल्स की फिर से बदल जाएगी। लेट सपोज अगर आपने 1 मोल सोल्यूट ए डाला और इसकी बहुत ज्यादा भीड़ कर दी अंदर, ए ए बहुत पास पास आ गए, ए ए, अब ज्यादा तो मैं नहीं इन्हें पास पास दिखा पाऊंगा, मेरे हाथ दुख रहे हैं 12 बजे से। ये ए बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, ऐसे में ये एक दूसरे के अगर पास आ गए तो ये फिगर ऐसा भी हो सकता है, फिर ए 3 जुड़ गए, कहीं 2 जुड़ गए, कहीं 4 जुड़ गए आपस में, ऐसे में आपकी काउंटिंग चेंज हो जाएगी। आपने पार्टिकल डाले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और वो रह गए जुड़ के मान लो 6 7, ये तो 3 ही हो गए, 1 2 3। अब ये 4 3 7 2 9 है तो 2 3 और बना देता हूं, ये 4 3 7 2 9 2 11 12 13 14 15, ये जुड़ के 1 2 3 4 5 ही रह गए, 6 ही रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल, वरना पार्टिकल एसोसिएट हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। ये कौन से पार्टिकल है, सोल्यूट, और यहां वरना पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको ये चैप्टर आगे समझ में आएगा, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा इसका वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि इस चैप्टर का दिल है आइडियल सॉल्यूशन की तरह। क्वेश्चन वहीं से ही आएगा अधिकतर, अगर कभी भी न्यूमेरिकल उन्होंने ऐसा देने की कोशिश की जो 4-5 नंबर का हुआ तो वेंट ऑफ फैक्टर से ही आएगा। ये फिलहाल तो सिर्फ याद रखना है कि ना तो सोल्यूट ऐसा लेना है
जो सोल्यूट डाल रहे हो वही सोल्यूट काले वाले पार्टिकल जो वेपर प्रेशर को घटा रहे हैं, ना तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और ना ही अमाउंट में ज्यादा हो। अगर अमाउंट में ज्यादा लिया आपने उसे तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो टूट जाएगा। टूटने और जुड़ने दोनों पर ही सोल्यूट के पार्टिकल्स की गिनती चेंज हो जाएगी। आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 30 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये समझ ना आया हो कि क्या लेना है और कैसे लेना है। अब देखिए, डेल्टा पी बाय P1 नॉट इक्वल्स टू चाई 2 है, और चाई 2 जो है वो N2 प्लस N1 है, N2 प्लस N1 है, और ये डेल्टा पी बाय P1 नॉट है। तो अगर आपका इफ रुक जाओ, इक्वेशन वर्क ओनली व्हेन N2 इज लो, N2 बहुत कम हो। अब N2 क्या चीज है, तो मैंने पहले ही बताया कि नंबर 2 से सोल्यूट आएगा, और जिसके ऊपर भी 1 लिखा हो वो सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट के मोल्स कम होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन काम करती है। इसीलिए हम अक्सर इस N2 को हटा लेते हैं, क्योंकि N1 सॉल्वेंट के मुकाबले ये इक्वेशन, इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें सोल्यूट ना के बराबर ही होता है। तो आप ये एडिशन वाला N2 हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बाय P1 नॉट इक्वल्स टू N2 बाय N1। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, और ये N1 है, और N1 की जगह भी मास अपॉन में मोलर मास ऊपर चला जाएगा। तो हर चीज को याद रखना है कि कौन सी चीज क्या है। डेल्टा पी लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नॉट प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये पूरा रिलेटिव लो ब्रिंग। W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 W2 मास ऑफ सोल्यूट, यहां लिख दूं मास ऑफ सोल्यूट, झंझट ही खत्म। M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। देख लीजिए जी, बताइए 15 सेकंड के अंदर, अगर कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए व्हाट इज मीनिंग, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एंड हाउ डेल्टा पी बाय P1 नॉट मीन्स relative low bring
अब ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आपने अभी तक डेल्टा पी बाय P1 नॉट को बोलना भी नहीं सीखा है। अगर तो डेल्टा पी बाय P1 नॉट है रिलेटिव लोबरिंग, relative low, and how relative low, low bring नहीं relative low bring, and how relative low bring is a colligative property. मैं इन किसी शब्दों पे नहीं जा रहा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि 3 बच्चे थे, ए बी सी, तीनों ने पानी लिया, सॉल्वेंट। और एक खास बात कि तीनों ने जो सॉल्वेंट लिया है वो सेम है। इसने लिया है पानी, पानी, इस बच्चे ए, स्टूडेंट ए का नाम या इसका कुछ नाम रख लो, ये सैंडी है और मान लो कि ये फैंसी और ये कैंडी। तो सैंडी ने पानी लिया, सेम टेम्परेचर, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है, सबने एक ही कंडीशन पे लिया है, एक ही रूम में है ये मान लो, पानी लिया इसने। लेट सपोज कि पानी ने प्रेशर बनाया 800 एटीएम। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सेम यहां पर, क्योंकि अगर ये भी पानी ही लेगा तो इसका भी प्रेशर वही बनेगा 800 एटीएम। पानी वही प्रेशर 800 एटीएम। ये क्या है? P1 नॉट। ये क्या है? P1 नॉट। तीसरी बात कि कैंडी ने भी सेम सिचुएशन लिया, कैंडी ने पानी लिया और P1 नॉट 800 एटीएम। यानी तीनों के सॉल्वेंट की कंडीशन सेम है। तो क्यों ना इस बात को मेंशन किया जाए, तीनों जगह सॉल्वेंट की कंडीशंस सेम है, अमाउंट से लेकर टेम्परेचर तक सब सेम है। हालांकि ये तो फिर भी सेम ही आता, चाहे अमाउंट सेम लेते ना लेते, क्योंकि पानी के लिए वेपर प्रेशर तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन इसने, सैंडी ने इसके अंदर सैंडी ने इसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक पार्टिकल डाले और ये नहीं बताया कि पार्टिकल किसके है, या बता दिया, इसने डाला यूरिया। यूरिया तो वेपर में नहीं बदलेगा। इसने लिया ग्लूकोज, इसने लिया फ्रक्टोज। ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग सोल्यूट। मगर इसने लिया 1 मोल, इसने भी लिया 1 मोल, इसने भी लिया 1 मोल। अब यहां पर सभी के अंदर लोबरिंग होगी वेपर प्रेशर में। इसका वेपर प्रेशर
घट के हो गया 200 सपोज, इतना मत घटाओ, अच्छा नहीं लग रहा ये, 700, अरे नहीं वो सही है 200, क्योंकि हम पहले 200 पढ़ के आए हैं ना, उससे मैच करेगा। घट के हो गया प्रेशर 200, ये पुराने दिन थे, ये तो अब बात गई, बात की हो गई, ये 800 तो अब यहाँ 800 नहीं है प्रेशर, ये पहले था, अब है 200, घट गया। और इसका भी घट के हो गया 200, इसका भी घट के हो गया 200। अब ये 200 ही क्यों आ रही है वैल्यू, जबकि हालांकि सब कुछ सेम है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का नंबर, साथ साथ पानी, टेम्परेचर, सब कुछ सेम है, तो बच्चों को लगेगा ही कि भाई 800 से 200, 800 से 200 ही आना चाहिए, मगर सोल्यूट तो अलग अलग है। लेकिन फिर भी जो वेपर प्रेशर घटा है वो सेम है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सोल्यूट कौन सा डाला है। अगर आपके सोल्यूट का नंबर सेम है तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। अब यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसका डेल्टा पी बाय पी वन नॉट निकालू, डेल्टा पी है 600, पी वन नॉट है 800, डेल्टा पी है 600, पी वन नॉट है 800, डेल्टा पी है 600, पी वन नॉट है 800, तो सभी की जो डेल्टा पी बाय पी वन नॉट है यानी रिलेटिव लोबरिंग है वो सेम आएगी, क्योंकि सबने सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम डाला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सोल्यूट कौन सा डाला है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि प्रॉपर्टीज whose value depends only on number of solute particle, not on their nature। ये बहुत जरूरी बात है। अब आप अपनी मर्जी से बताइए कि आपको क्या चेंज करना है। लेट सपोज एक बच्चा कहता है सर अगर पानी ना ले तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जब तक नीचे पानी रहेगा और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम रहेगी, दोबारा सुनना, जब तक नीचे पानी रहेगा और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम रहेगी, जब तक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। आप इसे बदल कैसे सकते हैं, पानी बदल दो, पानी की जगह इथेनॉल ले लो, फिर इथेनॉल के लिए कुछ और आएगी, या फिर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा दो, एक की जगह 2 मोल डाल दो, भाई 1 मोल के लिए कुछ और आएगी, 2 के लिए कुछ और। दरअसल ग्लूकोज, यूरिया और फ्रक्टोज, यहां तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 मोल फ्रक्टोज जो काम करेगा वही 2 मोल ग्लूकोज करेगा, वही 2 मोल यूरिया करेगा। आप एक बच्चा 1 मोल यूरिया डाल रहा है और 3 मोल फ्रक्टोज, टाइम खराब कर रहा है। 1 मोल यूरिया डाला था तो 3 मोल यूरिया डाल ले, क्योंकि 3 मोल फ्रक्टोज जो वैल्यू देगा वही 3 मोल यूरिया देगा। तो 2 अलग अलग सोल्यूट क्यों खरीद के ला रहा है? 1 मोल यूरिया और 3 मोल फ्रक्टोज एक बच्चे ने डाला, मगर 3 मोल फ्रक्टोज का यहां कोई मीनिंग नहीं है। आप अगर 1 मोल यूरिया और 3 मोल यूरिया डालते तो भी वैल्यू सेम ही आती। जब तक आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। अब बताइए, आया समझ?
हम्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाऊंगा। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली थी रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अगर किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड कर दिया जाए, सेम टॉपिक है, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है अगर किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड कर दिया जाए, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बहुत आसान है, देखना, 1 मिनट रुक जाओ। ये पानी है, इसके पार्टिकल रूम टेम्परेचर हो चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो, कंटिन्यूअसली पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। और ये पार्टिकल जब ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो इनके भरोसे होते हैं नीचे वाले कि ये ऊपर से हटेंगे तो इनका नंबर आएगा, ये ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर ये ही ऊपर से नहीं हटेंगे तो इनका नंबर भी जल्दी से ऊपर जाने के लिए नहीं आएगा। ये है एयर। दरअसल जितना आप पानी को समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, वो बहुत कम जानकारी होती है। वो एक लिमिटेड डेटा होता है जो बता दिया जाता है कि बस ऐसा, दैट्स इट, ऐसे कह दिया जाता है कि इसको इस तरीके से समझ लो बस। ये एयर है। अगर ये एयर ना होना तो ये कोई भी पार्टिकल नीचे टिकेगा नहीं। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो इतना इनफ नहीं होता है कि इन्हें परमानेंटली होल्ड कर सके। इनमें से हर एक पार्टिकल सरफेस पर जाने की कोशिश करता है। ये सब मोशन में है, ये ऐसे जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर वो कहीं और जाता है, फिर ये सब भटकते रहते हैं। इसे मूव करता हुआ देखिए, जैसे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऊपर, ये नीचे, ये इससे टकरा रहा है, ये उससे टकरा रहा है, ये वहां जा रहा है, ये यहाँ, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऐसे। यहाँ बहुत हलचल होती है, इतना सीधा नहीं है जितना ही दिखता है। तो नॉर्मली हर सेकंड ऐसा होता रहता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स कोलिजन की वजह से इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं कि वो ऊपर उठ जाए। लेकिन ये सभी कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, लेकिन जो एयर है वो उन्हें, वो नीचे की तरफ एक कांस्टेंट प्रेशर लगाती है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एयर के पार्टिकल यहीं टिके रहते हैं, हालांकि ये पार्टिकल यहां से भाग जाएगा मगर इसकी जगह दूसरा ले लेगा। तो एक एवरेज संख्या पार्टिकल्स की यहां बनी ही रहेगी। ये एयर अगर उठ के ऊपर चली गई तो दूसरी एयर यहां आ जाएगी, लेकिन यहां से भीड़ खत्म नहीं होगी। अब अगर हवा लगातार ही चल रही है तो वो थोड़ा और आसान हो जाता है पानी के लिए वेपर में बदलना, क्योंकि वो एयर हटती ही रहती है। अब ये देखिए कि ये पार्टिकल अभी अभी स्विमिंग, एक शार्क मछली की तरह ऊपर कूदा और ये नीचे वाले ताली बजा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये आज हवा में चला जाएगा, लेकिन इसे नीचे दबा दिया गया और इसके नीचे दबने से बाकियों का भी हौसला टूट जाता है। हौसला नहीं टूट जाता है, दरअसल ये गैप जो खाली हुआ था ये खाली नहीं रहता है, फिर से पार्टिकल नीचे आ जाता है। ऐसा ही दूसरा पार्टिकल करता है, कुछ ज्यादा ऊपर तक भी चले जाते हैं, लेकिन फिर से एयर नीचे दबा देती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल एक एटीएम प्रेशर डाउनवर्ड सरफेस पर लगा रहे हैं और ये पार्टिकल ऊपर उठने के लिए उतना प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। एक आधा कोई ऐसा है जो उठ के चला ही जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉयल हो रहा है। बॉयल का मतलब होता है कि हर एक पार्टिकल में इतनी एनर्जी आ जाए कि वो एयर का सामना कर सके। तो इसके लिए कम से कम आपको इतनी हीट इन्हें देनी पड़ेगी कि इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि ये अपवर्ड एक एटीएम, मिनिमम एक एटीएम प्रेशर लगाने लगे। और ऐसा करने के लिए एक दिन एक अंकल ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस स्टोरी के तहत 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी को दे दिया और पानी ने एक एटीएम प्रेशर जैसे ही ऊपर के जनरेट किया तो अब इन पार्टिकल्स की औकात नहीं है कि इन्हें रोक ले। आप कहेंगे एक एटीएम से ज्यादा देना चाहिए सर, एक एटीएम से ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम तो एक ही एटीएम होगा ना। आप कहेंगे नहीं, मिनिमम भी एक एटीएम से ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? अगर पानी के पार्टिकल एक एटीएम प्रेशर लगाते हैं और वो एयर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एयर के पार्टिकल अपना दबदबा दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा प्रेशर एक एटीएम है, तो पानी के मॉलिक्यूल भी तो कहेंगे हमारा भी एक एटीएम है। और इस कंडीशन में दोनों एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं, ये बराबरी हो गई, तो कोई किसी को रोकेगा नहीं ऊपर हटने से या नीचे जाने से। वहीं एक अंकल जी ने जब ये स्टोरी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया था और 100 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने एक एटीएम प्रेशर जनरेट कर लिया। अब सब कुछ सही चल रहा था। अब ध्यान से सुनना, एक आदमी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले आया। कौन सा? इससे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा, कोई सा भी ले आओ, जो ये काम करेगा वही वो काम करेगा। अब ये ग्लूकोज है 1 मोल, तो जो काम ग्लूकोज कर सकता है वही यूरिया करेगा। और अगर यूरिया की जगह फ्रक्टोज है तो जो काम फ्रक्टोज कर सकता है वो यूरिया भी कर सकता था। तो आप बेकार में सोल्यूट्स को बदल रहे हैं, कोई सा भी सोल्यूट, एनी, नो मैटर व्हाट इज इट्स नेचर,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सोल्यूट ले रहे हैं, बस आप सोल्यूट ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए एक चीज कि ये भी बात फिक्स है कि पानी जो है वो 1 किलो लिया गया है, लीटर नहीं। वैसे पानी में लीटर और किलो बराबर होता है, लेकिन यहां फिर भी हम लीटर नहीं लिखेंगे। 1 किलो पानी 1 लीटर ही होता है, पानी में ही होता है। तो पानी 1 किलो लिया, ये मत भूल जाना। कोई भी बात भूलोगे तो आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी। 1 किलो पानी लिया गया है और मैंने ये 1 मोल डाला। अब दूसरा फिगर बनाने का टाइम नहीं है, ये रहा। अब ये पार्टिकल विलन का काम करेंगे। एक तो पानी वैसे ही ऊपर नहीं उठ पा रहा था, तो किसी अंकल ने, बाद में सुनाऊंगा ये स्टोरी, पहले पार्टिकल बना लो। एक तो पानी वैसे ही ऊपर नहीं उठ पा रहा था, तो किसी अंकल ने क्या किया था कि पानी को एनर्जी दी थी ताकि पानी सामना कर सके, 1 एटीएम प्रेशर जनरेट कर सके। और अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर उठ ही रहे थे कि किसी ने ये सोल्यूट डाल दिया। अब ये सोल्यूट पार्टिकल हवा में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल है। अगर ये सोल्यूट पार्टिकल हवा में जाते तो हम नमक और पानी को कभी अलग नहीं कर पाते। ये नीचे ही बैठे रहते हैं, नीचे भी हैं, ये नीचे और ज्यादा है, ऊपर भी है। अब ये पानी के सरफेस पर बोझ की तरह है, ऐसे। ना तो ये पानी को ऊपर जाने दे रहे हैं, ना तो उनकी मदद कर रहे हैं ऊपर जाने में, बल्कि ये तो एयर की हेल्प कर रहे हैं। जैसे एयर बोझ की तरह है पानी पर, ऐसे ही ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल, क्या इन पार्टिकल्स के रहते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी 1 एटीएम प्रेशर जनरेट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं, पानी का प्रेशर 1 एटीएम नहीं रहेगा। अब हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी पानी 0.9 एटीएम प्रेशर ही जनरेट कर पा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी पानी 0.98 एटीएम ही जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल पानी के काफी अपवर्ड फोर्स को खा लेते हैं, ब्लैक वाले। तो इसलिए अब अगर हमें पानी को 1 एटीएम प्रेशर जनरेट करवाना है तो मुझे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, 373 से थोड़ा ज्यादा, 373.15 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर मैं और हीट दूं पानी को 373.67, तो हो सकता है कि पानी फिर से 1 एटीएम प्रेशर जनरेट कर ले। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। प्योर वाटर और पानी में सोल्यूट ऐड करने के बाद, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर 100 पे 1 डिग्री 1 एटीएम जनरेट कर देता है, और ये आपका वाटर विद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। लेकिन 1 मिनट के लिए वैल्यू नोट कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कितना है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना दिखाया जाता है डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। अब कितना है? 373.67। पहले कितना था? 373.15। ये कहलाएगा आपका टीबी, और ये टी नॉट बी। टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे पी बी और पी नॉट बी होता था, पी बी मिक्सचर, पी नॉट बी प्योर। ये है प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये ज्यादा हो गया। अभी अंतर आया 0.52 केल्विन। तो ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट कौन सा डाला गया है। अगर आप इस पानी में 1 मोल ग्लूकोज डालते, 1 मोल फ्रक्टोज, 1 मोल यूरिया, 1 मोल कोई दूसरा सोल्यूट सी डी, 1 मोल ई, 1 मोल एफ, 1 मोल डी, कुछ भी डालते, अगर उसकी अमाउंट 1 मोल होती और वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हुआ तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इतना ही बढ़ेगा, लेकिन पानी भी 1 किलो होना चाहिए। पानी आप समुद्र जितने पानी में मत डाल देना, फिर तो कोई असर ही नहीं होगा। कहने का मतलब है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि 1 किलो पानी फिक्स है, ये सच बोल रहा हूं मैं, इमेजिन, अब इसमें कुछ इमेजिन नहीं है, सब सच है ये सारी वैल्यू। 1 किलो पानी में 1 मोल कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो हमेशा पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ही बढ़ेगा। सैंडी ने डाला फ्रक्टोज, कैंडी ने डाला ग्लूकोज, मैंडी ने डाला यूरिया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या डाला। अगर सबने 1 मोल ही डाला है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट 0.52 केल्विन ही बढ़ेगा जब तक 1 किलो पानी में डाला जाएगा। अब बताइए, ये आया समझ में? 0.52 केल्विन रियल वैल्यू है। एक मिनट, अटेंडेंस ले लो। हाँ, ये तो देखो, जो बात मैंने बोली थी कि मैंने ये बोला था कि इस टॉपिक में भी वही कंडीशन है, लिख के देता हूं। लेकिन एक बात, तुम एक कुछ चीजों पे डिटेल में ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि मैं सारी बातें बता रहा हूं, फिर कल को तुम वही बात पूछोगे, फिर वो पूछने से समझ में थोड़ी आती है चीज। पूछना एक अलग बात है, समझ में आ जाना एक अलग। आप उन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। समझ में आता है कि नहीं वो अलग है, पूछ लिया बता दिया टीचर ने वो अलग। देखिए 0.52 केल्विन ये वैल्यू बदलेगी नहीं। सवाल है वैल्यू है किस चीज की? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वैल्यू बदलेगी नहीं। कब तक? जब तक पानी और 1 किलो ये दोनों चीजों, अब तुम कहोगे इथेनॉल, इथेनॉल में वैल्यू 1.20 हो जाएगी, बाकी सब सेम है। सोल्यूट 1 मोल ये 1.20 हो जाएगी इथेनॉल में। सॉल्वेंट बदला अगर तुमने, सोल्यूट बदलेंगे तो, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं कि सोल्यूट बदलोगे तो कुछ नहीं होगा। सोल्यूट के तो मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा, लेकिन सॉल्वेंट बदलोगे तो इस पे असर पड़ेगा। तुम सॉल्वेंट के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? वो ये कह रहा है कि जो सोल्यूट डाला जाता है किसी भी लिक्विड में, वो कौन सा डाला जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कितने मोल्स डाले जाते हैं इससे फर्क पड़ता है। तो एक चीज, तो ये जो 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, रट लो इस बात को, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। हाँ ज्योति, हाँ तो जी मैं इसकी इक्वेशन बना के दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो, एक साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक फॉर्मूला बनाया जाए
जिससे हम हमेशा बिना एक्सपेरिमेंट के ही ये पता लगा लें कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है। ये बड़ा आसान है, देखना। और वाटर, पानी के लिए फॉर्मूला फिलहाल मैंने एक बार पानी की वैल्यू देख ली थी, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब यहां समझो ध्यान से, इतना हिस्सा तो बताता है बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा। इतना हिस्सा बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा। केजी बताता है 1 किलो पानी है, पर मोल बताता है 1 मोल सोल्यूट। अब इसका पूरा सेंटेंस, 1 मोल सोल्यूट 1 किलो पानी में डाला जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, 1 मोल सोल्यूट 1 किलो पानी में अगर डाल दिया जाए तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा। एक आदमी ने क्या किया, 4 मोल सोल्यूट डाल दिया 1 किलो पानी में, निकाल ले आंसर, कर दे 4 से मल्टीप्लाई। अब ये है क्या, ये तो मोलैलिटी है। अगर मैं मोलैलिटी की मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करता जाऊं, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल लो, किसी भी, लेकिन उसमें अभी ऊपर क्या लिखा है मैंने, फॉर वाटर, सॉल्वेंट पानी ही होना चाहिए। मैं लिख के देता हूं ये सारी बातें। 1 किलो पानी फिक्स है, 1 मोल कोई सा भी सोल्यूट, कोई सा भी सोल्यूट, मोलैलिटी यानी पानी का बनाया गया कोई सा भी सॉल्यूशन जो सॉलिड इन लिक्विड है, जिसमें सॉलिड लिक्विड के साथ हो और सॉलिड जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जो टूटे ना। आप ऐसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल के लिख लीजिए। मेरे पास एक लड़की आई, सपोज मान्या, और उसने कहा सर ये मेरा पानी है, मैंने इसमें ग्लूकोज मिला रखा है, सर इसका डेल्टा टीबी बता दो, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका। तो उसने मुझे वो पानी लेकर आई है, तो ये अच्छी बात है, और पानी में ग्लूकोज डाल के लाई है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब आप इसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। और अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कॉपर सल्फेट है, NaCl है, तो आप निकाल लीजिए, मगर आंसर गलत आएगा। आंसर तभी सही आएगा जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलैलिटी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो क्या, उस सॉल्वेंट का केबी पता करो। तो ये केबी कैसे पता करूंगा मैं, तुम्हें नहीं पता करना है, पेपर में दिया होगा। फॉर एनी सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट का केबी दिया होता है। आई क्वेश्चन समझ में? इक्वेशन पे कोई सवाल है तो 15 सेकंड में पूछिए। देखिए, ये 1 किलो पानी में 1 मोल के लिए है वैल्यू। अब 1 किलो पानी में 4 मोल डाल दोगे तो 4 गुना आ जाएगी वैल्यू, बस। ये ऐसे मैं समझा, हिंदुस्तान में फिलहाल इसी बोर्ड पर ऐसे लिखा है। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूं दूसरा। वो लिखते हैं कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के।
और आप अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप यहाँ के बी लगा सकते हैं, के बी एक कांस्टेंट है, ऐसे हो जाता है। तब आप बड़ी जल्दी हाँ कर देते हो, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी था और ये इक्वल टू हटाया ना, के बी आ गया बस। अब ये मैंने जो समझाया है, इसमें और इसमें कितना फर्क है, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिए, एक ग्राफ है, उसे भी बता देता हूं, आसान है। देखिए ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये पानी के लिए बना रहा हूं, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। सपोज इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री पर पानी का प्रेशर इतना है, पेपर प्रेशर, और होना चाहिए 1 atm अगर पानी को बॉईल होना है, लेकिन है इतना। तो एक बंदे ने टेम्परेचर बढ़ाया और 100 कर दिया, तो वेपर प्रेशर में कैसे चेंज आया? हो गया 100, 1 atm। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर वेपर प्रेशर हो गया इतना, ये तो 25 पे था, 100 पे इतना। मगर किसी बदतमीज ने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया इसी डिग्री पर, इस पे कर लो चाहे, इसी पर क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, तो फिर से वेपर प्रेशर नीचे आ गया। और अब अगर आपको फिर से इसे 1 atm करना है तो फिर से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अब नया टेम्परेचर आएगा, लेट सपोज 101। ये जो दोनों का अंतर है ये डेल्टा टीबी होगा, इसे ऐसे मिला दीजिए, जो भी है। आया समझ? तो मैं इसके कुछ मेन पॉइंट लिख देता हूं, देखो ये बाद में समझने के काम आएगा। वाटर एट 25 डिग्री, वाटर एट 100 डिग्री ऑन एडिंग डॉट से, नहीं 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 नहीं, ये तो कहीं ऊपर लिखो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट at 100 degree, again achieving 1 atm on higher temperature। ये वाला ग्राफ मत बना देना पेपर में, इसमें तो 2500 101 लिखा है, ऐसे लिखना उसमें टेम्परेचर एट टी, टी बी, टी नॉट बी, टी बी, ऐसे। ये लाइनें मैं ज्यादा डार्क कर देता हूं जिससे क्लियर कट डिफरेंस बन जाए। तो ये है जी, अब आपको कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़े दे रहा हूं क्योंकि मुझे फिर मैं कराऊंगा तब आप करना, लेकिन उन क्वेश्चंस को करके ही आना। ठीक है जी। हम्म, 1 मिनट।
ठीक है, ठीक है जी, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो। कल नहीं है क्लास, क्लास सीधा परसों ही हो, ट्यूसडे में होगी। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो करना बैठ के।